हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में रेडबर्ग फार्मूला, उसकी डेरिवेशन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, हुआ क्या था कि 1890 ईस्वी में 1890 में रेडबर्ग एक बहुत ही सिंपल थ्योरेटिकल इक्वेशंस दिया था कि कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेरियस लाइन ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम जो होंगे उनका जो वेवलेंथ निकालने का कॉन्सेप्ट होगा 1/λ। ठीक है ना, इससे हम लोग लेमडा फाइंड करेंगे। ये 1/λ आपको पता है वेव नंबर भी रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। तो वेव नंबर बराबर 1/λ आर जेड स्क्वायर, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये रिलेशन दिया था। ठीक है, रेडबर्ग ने किस ईस्वी में दिया था? 1890 ईस्वी में दिया था। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है ये, इसको प्रूफ करना भी बहुत ही आसान है। हम लोग सीखेंगे इसके प्रूफिंग को। इसमें बेसिकली ये वेवलेंथ फाइंड करना चाह रहा था वेरियस लाइन ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम का। तो इसने इक्वेशंस यही दिया था कि म्यू नॉट ये वेव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा इक्वल टू 1/λ, लेमडा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा इक्वल टू आर जेड इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहाँ पे ये आर जो है यही रेडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू इसने फाइंड किया था 109, क्या फाइंड किया था? 109,678 कितना था? 678 पर सेंटीमीटर, या आप इसको राउंड फिगर में लिख सकते हैं 109,700 पर सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो ना? और 1/r का मैं आपको मान बता दूं। ये अगर r बराबर आप इतना लिखोगे तो 1/r का आप जब कैलकुलेशंस करोगे, ठीक है ना, 1/109,700 करोगे तो ये जो आएगा अप्रॉक्स 9.12 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर आएगा। बात समझ रहे हो ना? -6 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 9.12 इंटू 10⁻⁻8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? 9.12 को 912 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, और 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है, तो 912 एंगस्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये वैल्यू किसका हो जाएगा बच्चों? 1/r का। ठीक, क्लियर है ना? तो रेडबर्ग फार्मूला आप देख रहे हो यहाँ की 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर आर क्या है? रेडबर्ग कांस्टेंट है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे जो वैल्यूज थे, ठीक है ना, उसको इसने कैलकुलेट किया था, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया इस कैलकुलेशन को रेडबर्ग कांस्टेंट। तो हम लोग डेरिवेशन में इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि क्या कुछ कैलकुलेशन वैल्यू को कैलकुलेट किया और उसका इसने नाम रख दिया रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, n1 n2 जो होंगे किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? n1, n2 ये रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्बिट्स को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? ऑर्बिट्स को। बात समझ रहे हो ना? तो आपने पढ़ रखा है पिछला क्लास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कि लाइमन सीरीज में, याद करो, मैंने बताया था कि n1 का मान 1 होता है, ठीक है, जबकि n2 का मान 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन होगा। आपने बाल्मर में पढ़ा था, बाल्मर सीरीज में, कि n1 का जो मान होगा बच्चों वो 2 लेंगे और n2 का मान आप 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा आपने पास्चन सीरीज में पढ़ा था, पास्चन सीरीज में, कि n1 का मान हमें 3 लेना है जबकि n2 का मान 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन लेंगे। ठीक है, पास्चन के बाद आपने देखा था फॉर ब्रैकेट सीरीज में। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज में बच्चों n1 का मान हम लोगों ने कितना कंसीडर किया था? 4 किया था, और n2 का 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर हमने पी फंड सीरीज में देखा था। ठीक है, पी फंड सीरीज n1 का मान हमने कितना लिया था? 5 लिया था। ठीक है, जबकि n2 का मान हमने 6, 7, 8 एंड सो ऑन लेंगे। और लास्ट में हम लोगों ने एक और देखा था हम फेरी सीरीज, हम फेरी सीरीज। ठीक है,
यहाँ पे बच्चों हम n1 का मान 6 लेंगे, जबकि n2 का मान 7, 8, 9 एंड so on। बात समझ रहे हो ना? इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, तो ध्यान देते हैं हम लोग ये रीडवर्क जो फार्मूला है इसका डेरिवेशन को सबसे पहले। तो देखो बच्चों, इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है। इसने क्या किया था, चेंज इन एनर्जी को कैलकुलेट किया था। दो सेल के बीच, दो ऑर्बिट के बीच चेंज इन एनर्जी को कैलकुलेट किया। तो चेंज इन एनर्जी जो हो गया बच्चों, डेल्टा ई बराबर En2 माइनस En1 होगा। ठीक है ना? क्लियर है ना? डेल्टा ई क्या हो जाएगा, En2 माइनस En1। अब आप बोर्ड्स मॉडल में एनर्जी निकालने का फार्मूला पढ़ चुके हो, पढ़े हो ना? तो क्या फार्मूला पढ़े हो? देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, आपने पढ़ा था एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो हम यहाँ पे n2 का स्क्वायर ले रहे हैं माइनस एच स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक, ये फार्मूला याद करो, आपने एनर्जी निकालने के दौरान सीखा था। ठीक है, बोर्ड्स मॉडल का जब हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा था, तो वहां पे 3 चीजें स्टडी किए थे। रेडियस ऑफ हम लोग निकाले थे एटम, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन लाइक स्पेसिस जो होते हैं। दूसरा हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखा था, ठीक है, और उसकी एनर्जी देखा था। ओके, तो माइनस E1 जो हो जाएगा बच्चों, ये माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4, और यहाँ एन स्क्वायर की जगह n1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये एच स्क्वायर होगा। क्लियर है ना? ओके, जब इलेक्ट्रॉन अपने सेल से दूसरे सेल में जाएंगे तो देखो वहां पे एनर्जी का चेंजिंग हमें देखने को मिलेगा ना। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 बटा n2 स्क्वायर एच स्क्वायर, ये माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 बटा n1 स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब आप चाहो तो यहाँ पे ये वैल्यू जो दोनों में कॉमन है, सबको आप क्या कर सकते हो, बाहर कर सकते हो। तो देखो इसमें हमने क्या किया, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई पे पावर 4 और एच स्क्वायर, ये पूरा को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। बाहर कर लिया तो देखो यहाँ पे बचेगा 1 बाय n1 स्क्वायर, और ये इसके आगे माइनस है तो माइनस 1 बाय इसका n2 स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया आपको चेंज इन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब बच्चों यहीं पर ये जेड को अगर हमें बाहर कर दूं, ध्यान देना, इस जेड को अगर बाहर कर दूं, क्योंकि जेड अलग अलग होगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन के लिए जेड 1 होगा, He2 प्लस के लिए जेड 2 होगा, He प्लस होगा, 2 प्लस नहीं, He प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन में Li2 प्लस होगा जिसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसिस को हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जेड का मान देखो 1 होगा, यहाँ पे जेड का मान 2 होगा, एटॉमिक नंबर इसकी Li का 3 हो जाता है। बात समझ रहे हो ना? जेड अलग अलग होगा तो हम क्या करेंगे, जेड को अलग कर देंगे, तो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई पे पावर 4 बटा एच स्क्वायर, इसको हमने क्या किया, अलग कर लिया, और इंटू जेड स्क्वायर कर दिए बटा 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब रीडवर्क ने क्या किया था ना, बस इसी को ना उसने कैलकुलेट कर लिया था, इसको क्या कर लिया था, उसने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे किया था इसको मैं समझा रहा हूं। पहले चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी का उसने फार्मूला लगा दिया कि Hc अपॉन क्या होता है, लेमडा। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, Hc अपॉन लेमडा। तो उसने क्या किया, यहाँ पे चूंकि इसको लेमडा फाइंड करना था, तो ये 1 बाय लेमडा यहाँ रहने दिया, और Hc को उसने नीचे भेज दिया। नीचे भेज दिया तो देखो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई पे पावर 4, और ये c नीचे आ जाएगा, और एच स्क्वायर इंटू एच मिलके एच क्यू हो जाएगा, इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब उसने क्या किया, इस पूरे का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई पे पावर 4 सी एच क्यू, ये पूरे को एक कांस्टेंट मान लिया। क्योंकि देखो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, पाई की वैल्यू फिक्स है 3.14, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, के की वैल्यू फिक्स है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे जो लाइट की जो वेलोसिटी आप लेते हो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। चूंकि ये सब वैल्यू बच्चों फिक्स है, तो उसने क्या किया, ये सब वैल्यू को यहाँ पे दिया और इसको कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट कर लिया तो इसकी जो वैल्यू आई वो करीब 109678
पर सेंटीमीटर आए। बात समझ रहे हैं ना। और इसी को इसने क्या कहा, आर, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या नाम दिया इसको, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो फार्मूला बन गया 1/λ इज इक्वल टू, इसका मान क्या उसने रखा, आर, ये हो गया जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बात समझ रहे हो ना, ये ना फार्मूला हमने लिखा था। और 1/λ बराबर आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और 1/λ जो होता है वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, इसीलिए हमने इसको वेव नंबर के द्वारा भी यहाँ पे कंपेयर कर दिया वेव नंबर से इसको। ओके, तो देखो 1/λ बराबर इतना आ गया, ठीक, 1/λ बराबर क्या आ गया, इतना। अब आप समझ सकते हो 1/λ का वैल्यू जो हो गया वो आर का वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 109678 पर सेंटीमीटर में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, पर सेंटीमीटर में ले रहे हैं। और इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, वेवलेंथ। किस चीजों का वेवलेंथ बच्चों हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बताओ। तो हम लोग यहाँ पे वेरियस लाइन ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है ना, इस फार्मूला की मदद से। और ये कांस्टेंट क्या कहलाएगा बच्चों, रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहलाएगा, रेडबर्ग कांस्टेंट। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं रेडबर्ग फार्मूला पर। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट देखो, कह रहा है कैलकुलेट द wavelength of the light emitted by a hydrogen atom। और क्या दिया हुआ है बच्चों, n1 का मान 1 दिया है और n2 का मान 4 दिया है, ठीक है ना, n1 का मान 1 और n2 का मान 4। अब कौन सा फार्मूला लगाओगे, तो अकॉर्डिंग टू रेडबर्ग फार्मूला। अब देखो बहुत आसान हो जाएगा, रेडबर्ग फार्मूला क्या आसान हो जाएगा, तो लेमडा निकालना बहुत ही आसान होगा। क्यों, क्योंकि हम फार्मूला लगाएंगे 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखो आपको आर पता है कितना होता है, तो 109678, ठीक है। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन के लिए जेड का मान कितना होगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर पुट करोगे। n1 देखो 1 है, n2 4 है, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो 109678 पर सेंटीमीटर में हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एलसीएम 16, तो 16 माइनस 1, ठीक है। तो ये देखो 109678 इंटू 15/16, ठीक है, 15/16। तो ये क्या निकल रहा है बच्चों, 1/λ का मान। और हमें क्या निकालना है, लेमडा। तो लेमडा जब निकालेंगे तो इसको पलट दो, तो ये 16 ऊपर चला जाएगा, 109678 इंटू 15 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना। अब आप इसको कैलकुलेट इजिली वे में कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 16/15 अलग करेंगे, इसका आप एक मान याद रखो, ठीक है ना। हम लोग जैसे कि बार बार इतना डिवाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो 1/109678 का मान याद रखते हैं कि इसको डिवाइड करेंगे तो 9.12 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 9.12 इंटू 10⁻⁻6। इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा था आपका ये 1 जो रेडबर्ग कांस्टेंट है 1/109700 लो, या 1/r बराबर 1/109678 लो, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी सेंटीमीटर में 9.12 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, मीटर में आएगा 9.12 इंटू 10⁻⁻8 और एंगस्ट्रॉन्ग में आएगा 912 एंगस्ट्रॉन्ग के आसपास। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16/15 इंटू क्या कर दोगे, 9.12 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, कोई दिक्कत। अब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 16 को 9.12 इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो मल्टीप्लायर, ये दोनों को केवल मल्टीप्लाई करो, तो 16 मल्टीप्लाई 9.12, 16 गुना 9.12 आ रहा है बच्चों 145.92 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। अब डिवाइडेड बाय कर दे
15, तो डिवाइडेड बाय 15 में आ रहा है बच्चों 9.728 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर के आसपास आंसर आ रहा है। तो देखो रydberg फार्मूला से जो है वेवलेंथ निकालना बहुत ही आसान हो गया। ओके, चलो इसके बाद हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल्स देखते हैं, देखेंगे क्वेश्चन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी and the wavelength of the radiation emitted when an electron in hydrogen atom jumps from the second to first orbit। कहां से कहां तक जंप कर रहा है बच्चों? सेकेंड टू फर्स्ट ऑर्बिट। देखो सवाल समझ में आया? बोल रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम द सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पर हमसे कॉन्सेप्ट किसका किसका पूछ रहा है? हमसे लेमडा पूछ रहा है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड होता है। तो 1 बाय याद रखोगे फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? न्यू के द्वारा। तो चलो निकालते हैं एक एक करके सारे वैल्यू। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। सबसे पहले वेवलेंथ फाइंड करो। तो देखो आपको पता है कि 1 बाय वेव नंबर जो होता है ये वेव नंबर बराबर 1 बाय लेमडा होता है इज इक्वल टू RZ स्क्वायर इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस कितना 1 बाय N2 स्क्वायर। ये पढ़े है ना हम लोग। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि अगर हम मान लो लेमडा को इधर कर ले तो ये 1 बाय क्या हो जाएगा? वेव नंबर हो जाएगा। और ये RZ स्क्वायर इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर होगा। क्लियर है ना? तो आप क्या कर सकते हो? देखो यहाँ पर ये लेमडा बराबर 1 बाय वेव नंबर और वेव नंबर बराबर इतना, ये तो हो गया। चलो हम लोग डायरेक्ट पहले वेव नंबर बराबर 1 बाय लेमडा लिख सकते हैं। कितना? 1 बाय लेमडा बराबर वैल्यू डाल दो तो 109678 यही था ना, 109678 इंटू हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 और यहाँ पे N1 दिया है सेकेंड टू फर्स्ट, इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा 109678 इंटू 1 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 में से बन गया 3 बाय 4 हो जाएगा। ओके, अब आप फिर से यहाँ पर इसको क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट गुना भी कर सकते हो। तो 109678 को 3 से हम गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो गुना करने पर आ रहा है बच्चों 329034 आ रहा है, ठीक है ना। आप दोनों तरीका बता रहे हैं, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड कर सकते हो या फिर यहाँ पे जो मैंने आपको फार्मूला बताया 1 बाय ये वाला नंबर, ठीक है, कहाँ गया 1 बाय 109678 बराबर मैंने बताया ना 9.12 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। इससे भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट गुना करके भी निकाल सकते हो, ठीक। तो देखना जैसा आपको सुविधा मिले। तो इसमें जब हम लोग डिवाइड करेंगे 329034 डिवाइडेड बाय 4 तो बच्चों ये आ रहा है 82258.5 पर सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो ना? तो ये क्या निकल गया? ये न्यू नॉट बराबर 1 बाय लेमडा निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया? 1 बाय लेमडा। अब आप लेमडा अगर निकालोगे तो 1 बाय न्यू नॉट बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 1 बाय हम लोग को यहाँ पे पूरा वैल्यू को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कैसे करेंगे? देखो ये 1 बाय हो जाएगा, सबको हमने चेंज किया ना, अभी तो इतना ही रहेगा ये। सबसे पहले आप क्या करो ना, इसको कंपेयर करके लेमडा निकाल लो, बात खत्म करो। इसको कंपेयर करके क्या करो? लेमडा। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 बाय 82258.5 पर सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम किया इसलिए इतना ज्यादा कैलकुलेशन आ रहा है। तो मैं तो बगल में कैलकुलेटर लेके बैठा हूँ, आप अपने से कैलकुलेट करोगे इसको, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 82258.5 से मैं यदि डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों
तो ये जो वैल्यू आ रहा है 1 बाय इतना, तो ये आ रहा है बच्चों 0.000012156 आ रहा है सेंटीमीटर। ओके, अब आप इसको समझ सकते हो कि अगर हम इसको लिखते हैं 1.21 लिखते हैं, कितना लिखते हैं 1.21, तो इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, एक के पहले कितने डिजिट हैं, एक दशमलव लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 121 लिख दूं तो ये फिर 100 किए तो 100 से भाग देंगे तो 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या होगा, लेमडा का मान होगा। क्या चीज का मान होगा बच्चों, लेमडा का मान। बात समझ रहे हो ना। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो, तो मैं आपको फ्रीक्वेंसी निकालने का सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ। देखो बच्चों, स्पीड बराबर क्या लिखते हो, डिस्टेंस बाय टाइम लिखते हो ना। स्पीड बराबर क्या लिखते हो, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड हो गया मान लो स्पीड हो गया मान लो v, डिस्टेंस हो गया मान लो लेमडा, और टाइम हो गया कितना 1/t। ठीक है, तो v बराबर 1/t। अब ये 1/t इंटू कितना लेमडा, तो 1/t क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। 1/t क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब 1/t बराबर कैसे हम लोग यहाँ 1/t फ्रीक्वेंसी हो गया बराबर v लेमडा। अब आप समझ सकते हो 1/t निकालने के लिए हम कंसेप्ट क्या यूज करेंगे कि लेमडा से हम इधर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो किसको डिवाइड करेंगे बच्चों, तो वेलोसिटी हो गया 3 × 10 टू द पावर 8, और लेमडा का मान जस्ट आपने निकाला है कितना 121 × 10 टू द पावर -7। ठीक है, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कर लो किस चीजों में, किस चीज में कन्वर्ट कर लो, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -9, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है बच्चों 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लेना, तो 1/t क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी। बात समझ रहे हो ना। तो पक्का है, तो 1/t बराबर v/लेमडा। इस तरीके से भी आप फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। चलो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 उठा रहे हैं। ठीक है ना, इसको डिवाइड कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है कि कैलकुलेट, क्वेश्चन ध्यान देंगे, बोल रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन H एटम, इन H स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब बच्चों आपको बाल्मर सीरीज का तो पहले ये पता होना चाहिए कि N1 क्या होता है, N2 क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको देखो लिख के दिया था। ठीक है ना, लाइमन के लिए, बाल्मर के लिए, पास्टिन के लिए, ब्रैकेट के लिए, पी फंड के लिए, हेम्पेरी के लिए। बाल्मर के लिए देखो N1 2 होता है और N2 3 4 5 वगैरह होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन के लिए बोला है हमको यूज करने के लिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन के लिए जो बच्चों यहाँ पे N1 का मान हो जाएगा वो 2 होगा, जबकि N2 का मान 3 होगा। सेकेंड लाइन अगर रहता तो N1 का मान 2 लेते, जबकि N2 का मान 4 ले लेते। बात समझ रहे हैं ना। अब फिर से वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो 1/लेमडा बराबर, आप फार्मूला लगा सकते हो। ठीक है, रेडबर्ग फार्मूला RZ² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। तो R रेडबर्ग कांस्टेंट हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर होगा, और ये 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये R हो गया इंटू 1/4 माइनस 1/9। ये R इंटू एलसीएम देखो 36 हो जाएगा, होगा ना 36। तो ये कितना हो जाएगा, 4 9 36, 9 चौका 36। तो ये हो गया R इंटू 5/36 बराबर 1/लेमडा। बात समझ रहे हो ना। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेमडा इज इक्वल टू, इसको पलट देना तो 36 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, बट्टा 5 इंटू 1/r। ठीक है, होगा ना। तो ये 1/r का मान अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, कितना याद रखना, अगर एंगस्ट्रॉन्ग में रखोगे तो 1/r 912 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, और एक एंगस्ट्रॉन्ग 10 पे पावर -10 पे पावर माइनस कितना होता है, 10 मीटर के 10 टू द पावर -10 मीटर एंगस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉन्ग। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप 912 को 36 से मल्टीप्लाई करो, 912 इंटू 36 जो आ रहा है 32832 डिवाइडेड बाय 5 एंगस्ट्रॉन्ग। अब इसमें आप डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड बाय 5
इज इक्वल टू आ रहा है 6566.4 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आ रहा है ना? कितना आ रहा है? 6566 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज इन एच स्पेक्ट्रम। इन एच स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लास्ट लाइन के लिए बोलेगा तो लास्ट लाइन हमें डिफाइन नहीं होता है, तो हम n1 का मान तो 1 ले लेंगे, लेकिन बच्चों n2 का मान इन्फिनिटिव हो जाएगा। ठीक है, जब भी लास्ट लाइन बोले ना तो लास्ट लाइन का कोई डेफिनेशन नहीं है, तो हम क्या लेंगे? उसको इन्फिनिटिव लेंगे। तो 1 बाय लेमडा का मान आप आराम से निकाल सकते हो, RZ स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 के स्क्वायर से। उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो कैसे फाइंड करोगे? तो R हो गया Z, कौन से एटम है? तो हाइड्रोजन है, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटिव का स्क्वायर। 1 बाय इन्फिनिटिव का स्क्वायर 0, सॉरी 1 बाय इन्फिनिटिव का स्क्वायर 0 होता है, ठीक तो बोल रहे हो, इंटू 1 माइनस 0, क्योंकि 1 बाय इन्फिनिटिव 0 है, इसका मतलब 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे ये कितना निकल गया? R। तो R किसका मान निकला बच्चों? 1 बाय लेमडा का मान निकल गया। किसका निकल गया? 1 बाय लेमडा। नाउ फिर से देखो, अभी हम लोगों ने देखा था ना फ्रीक्वेंसी C बाय क्या होता है? लेमडा होता है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है? C बाय लेमडा। ठीक है, तो अब आप यहां से देखो 1 बाय लेमडा बराबर, अगर 1 बाय लेमडा करोगे तो फ्रीक्वेंसी बाय कितना? C। इसलिए हम लोग R बराबर क्या कह सकते हैं? न्यू बाय C कर सकते हैं। अब देखो क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी निकालना है तो R इंटू सी। R हो गया रीडवार कांस्टेंट, C हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर आप इसको कैची में लोगे, जो भी यूनिट लो, जैसे मान लो हम R को ले रहे हैं सेंटीमीटर में, तो 109678 पर सेंटीमीटर था। ठीक है, माइनस ये पर सेंटीमीटर था, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट लोगे कितना? मीटर पर सेकेंड को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ठीक है, सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो पर सेकेंड होगा, तो 109678 इंटू 3 इंटू 10⁸8 पर सेकेंड हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? क्लियर हो रहा है? अब आप इसको आराम से क्या कर सकते हो? कैलकुलेशन कर सकते हो, ना? तो यही निकल गया फ्रीक्वेंसी। क्या निकल गया? फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैलकुलेशन करोगे तो मैं बता दूं, ये करीब करीब इसका आंसर जो आएगा आपका 3 इंटू 1, इसको ऐसा कर सकते हैं 1.096 लेके इंटू 3 कर देते हैं, इंटू 10⁸8 प्लस कितना कर देते हैं? 1 के बाद कितना डिजिट लिए हैं? 1.096, तो 1 2 3 4 5, तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना? 8 5, अच्छा यहाँ पे हमको 10 लेना है ना, 8 हम ले लिए, सॉरी, यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, तो 10 5 कितना होगा? 15 हो जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 1.096 को 3 से, तो ये आ रहा है 3.288 इंटू 10⁻15 आ रहा है। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3.29 भी लिख सकते हो इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। ये इसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इस क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं? चलो अब तो क्लियर हो गया कि सवाल किस तरीके से बनाया जाए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लो इस टॉपिक से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब तो समझ में आ गया होगा, अगर ब्रैकेट है तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट सीरीज है तो क्या किया जाएगा बताओ?
थर्ड लाइन के लिए हम लोग बात करें तो थर्ड लाइन के लिए N1 ब्रैकेट सीरीज के लिए 4, जबकि N2 थर्ड लाइन के लिए कितने हो जाएंगे, देखो N2 यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे 7 ले लेंगे। ठीक है, थर्ड लाइन देखो कहाँ से स्टार्ट होता है, ब्रैकेट सीरीज में हम लोग ले रहे थे N1 का मान देखो 4 और N2 का मान 5, 6, 7, पहले लाइन, दूसरे लाइन, तीसरे लाइन। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, तीसरे लाइन के लिए कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ये N1 4 होगा, लेकिन तीसरे लाइन के लिए N2 कितना हो जाएगा 7। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है N2 7। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो 1/λ आप लगा दो फार्मूला, क्या चीज, तो RZ² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। तो R हो गया रीडबर्ग कांस्टेंट, Z यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा, ये 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/7 का स्क्वायर। अब चलो फटाफट सॉल्व करो, तो R इंटू 1/16 माइनस 1/49, तो R इंटू ये एलसीएम हो जाएगा 16 इंटू 49, तो ये हो गया 49 माइनस 16। तो R इंटू 49 को से 16 माइनस करो, 9 में 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3 बटा 16 इंटू 49 बराबर कितना 1/λ। अब आपने से कैलकुलेट करना लेमडा का मान और आंसर्स को कमेंट करना। तो लेमडा बराबर हो जाएगा, पहले यहाँ पे मैं एक और वैल्यू आपको बता दूं कि 1/λ बराबर R इंटू इतना कर रहे हो ना, तो लेमडा बराबर क्या कर दो 1/R कर दो, 1/R नीचे हो जाएगा, 16 इंटू 49 ऊपर हो जाएगा और 33 नीचे हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, क्लियर है। अब आप 1/R का वैल्यू आपको पता है, अब आप इसको पुट करो और आंसर्स कमेंट करो। जिस चीज में भी आपको करना है, सेंटीमीटर में आप कर सकते हो, मीटर में कर सकते हो, एंगस्ट्रॉन्ग में कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ना किस तरीके से बनाएंगे। चलो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं कि क्या लिमिटेशन रहा बोर्स मॉडल का, बोर्स मॉडल ऑफ एटम के लिमिटेशंस को देखेंगे और फिर देखेंगे सोमरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर्स मॉडल एटम। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही।